सभी का। मुझे शायद आपने आधा घंटे का समय मेरे लिए निर्धारित किया है बोलने के लिए, और जहाँ समय सीमा पार हो तो कृपया मुझे आप इंगित कर दीजिएगा, जिससे मैं अपनी बात को वहीं पे पूरा कर सकूं। बहुत अच्छा विषय है डॉक्टर राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, सप्त क्रांति से संपूर्ण क्रांति तक। और इस विषय तक आने में, इस विषय तक हम आए उससे पहले लोहिया की और जयप्रकाश नारायण की पूरी जो जीवन यात्रा है वो हमारे आंखों के आगे घूमती है, और हम आगे टिक जाते हैं सन 1960-70 से लेके 1975 तक के उन 25 वर्षों में, जहां लोहिया अपने ढंग के सपने देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण अपने ढंग से देश के पुनर्रचना की एक संकल्पना तय कर रहे हैं, और कहीं वो सप्त क्रांति के नाम से सामने आती है और कभी संपूर्ण क्रांति के नाम से सामने आती है। ये तो बहुत बुनियादी बात है कि किस तरह से सप्त क्रांति की अवधारणा लोहिया के मन में आई, या जेपी के मन में किस तरह से संपूर्ण क्रांति की अवधारणा आई। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो स्वराज की अवधारणा रखी थी, इन दोनों ही अवधारणाओं की मूल में ठीक वही बात है, और वह केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये एक सार्वभौमिक अवधारणा है। जिस तरह से लोहिया की अवधारणा सप्त क्रांति, वह एक सार्वभौमिक अवधारणा है, संपूर्ण क्रांति भी अंततः और राष्ट्रीयतावाद से परे जाकर मानवतावाद और बेहतर मनुष्य के बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने वाली एक अवधारणा है। इन पर हम बातचीत करें, संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति पर, तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि दोनों ही महान विचारकों की पृष्ठभूमि किस तरह की रही है और कहाँ के होके वो गुजरे हैं, उनकी जो ट्रेजेक्टरी है, उनका जो पथ है, जिन पथों से होकर वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, वो पथ क्या है। लोहिया 1910 में जन्म होता है, जर्मनी पढ़ने जाते हैं, लौटकर हिंदुस्तान आते हैं, और 1934 वो प्रस्थान बिंदु है भारत में समाजवादी विचारधारा के अंकुर जहां फूटते हैं, और वो एक मिलन बिंदु है जहां पर जयप्रकाश नारायण, लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली और ऐसे कई चिंतक और देश सेवक वो एक नए तरह का सपना लेकर प्रकट होते हैं। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी गई, और किस तरह से उनका साम्यवादियों से या मार्क्सवादियों से जो बुनियादी अंतर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के आसपास वो द्वंद्व या भेद गहरा होता है, और देश की आजादी की बात किस तरह से समाजवादी बिल्कुल कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। वो वहां तक भी साथ नहीं रहते जहां संविधान भी बन जाए। वे साफ कहते हैं कि संविधान भी तब बनाया जाए जब पूरी तरह से चुनाव हो जाए, जो निर्वाचित जो संसद हो वही संविधान बनाए। अब ये उनके आग्रह कितने सही थे, उनकी क्या सीमाएं थी,
ये अपने आप में बिल्कुल एक है, लेकिन इतना जरूर है कि लोहिया एक अलग तरह का सपना देख रहे हैं। 1952 के पहले चुनाव में समाजवादियों को असफलता हाथ लगती है। लगभग 12 लोकसभा की सीटें वो जीतते हैं और एक निराशा की स्थिति में वो आते हैं। और उसके बाद जो पचमढ़ी अधिवेशन होता है समाजवादियों का, उसमें लोहिया एक जो भाषण देते हैं, उस भाषण का नाम ही है निराशा के कर्तव्य। लोहिया कहते हैं कि हमें अपना काम तब भी करते रहने चाहिए जब हमें तमाम असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो। 1952 से लेके और 1960 तक का जो समय है, वो लोहिया के राजनीतिक और वैचारिक जीवन में झंझावात की तरह है। लोहिया के अंदर एक बेचैनी है। हम इस पर भी बात करेंगे कि ठीक उस समय जयप्रकाश नारायण क्या कर रहे हैं। वो नायक जो 1942 में हजारीबाग की जेल को फांद कर निकलते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जिनके लिए एक शानदार कविता लिखते हैं, और जिस कविता की पंक्तियों को आज तक, उनकी कुछ पंक्तियों को आज तक जब जब जनता का सैलाब आता है तब उन पंक्तियों को लोग गुनगुनाते हैं, तो वो जयप्रकाश किस तरह से सर्वोदय की तरफ मुड़ जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम संक्षेप में करेंगे। लेकिन लोहिया पर पहले, लोहिया के अंदर हम सबको एक बेचैनी दिखाई देती है, और वो बेचैनी इस बात की है कि आजादी के बाद देश और समाज में कुछ सार्थक परिवर्तन आएगा भी कि नहीं आएगा, या आजादी के बाद वही यथास्थितिवाद चलता रहेगा जो अंग्रेजों के आगमन से पहले तक रहा है। वो चाहे भारतीय वर्ण व्यवस्था की बात हो, या फिर जाति प्रथा की बात हो, या फिर अमीरी गरीबी के बीच की जो खाई पाटने की बात हो। और हम सब जानते हैं सप्त क्रांति का मतलब जाति प्रथा से मुक्ति। सबसे पहली बात तो नर नारी के बीच जो असमानता है, उस असमानता को किस तरह से समाप्त किया जाए, और इसकी व्याख्या जितनी लंबी हम कर सकते हैं, शायद लोहिया उससे और परे जाकर सोचते हैं। और द्रौपदी पर उनका जो निबंध है, द्रौपदी पर वो जो कहते हैं, उसको पढ़ने के बाद इस बिंदु को, पहले बिंदु को समझा जा सकता है। सप्त क्रांति का दूसरा बिंदु चमड़ी के रंग का जो भेद है, रंग भेद या एपार्थीड, इस भेद से किस तरह से मानवता को मुक्ति मिले, ये विषय है। तीसरा विषय है अमीरी और गरीबी के बीच का जो भेद है, और वो अमीरी गरीबी सिर्फ मनुष्य और मनुष्य के बीच में नहीं, बल्कि देशों के बीच में जो भेद है। कुछ देशों के उपनिवेश एशिया के तमाम देश बने हुए हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण उसमें से सबसे अंतिम बिंदु है, जिस पर लोहिया इस बिंदु को सबसे अंत में जरूर रखते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो मानते हैं कि परमाणु हथियारों की दौड़ में ये धरती पर किस तरह का संकट मंडरा रहा है।
तो लोहिया के सप्तक्रांति में राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को समाप्त करने की बात है, पासपोर्ट की समाप्ति करने की बात है, और इस तरह से वो विश्व संसद की बात कर रहे हैं। और इसीलिए लोहिया न केवल भारत के बल्कि वैश्विक संदर्भ में चिंतन करने वाले एक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। लोहिया के अंदर अगर ये विचार जब पनप रहे हैं तो तब हम ये भी देखें कि किस तरह से गांधी की अहिंसा को भी वो स्वीकार करते हैं और गांधी के द्वारा उपयोग किए गए सत्याग्रह को वो किस तरह से सिविल नाफरमानी करार देते हुए और किस तरह से बदलाव के माध्यम के रूप में वो उसे इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सिंचाई का लगान, सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई, तब उन्होंने किसानों से अपील की कि लगान नहीं दिया जाएगा जब तक ये दरें वापस, बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली जाती। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश में ही एक सरकारी रेस्ट हाउस में एक समय उन्हें रुकने नहीं दिया जाता है और वहां वो सत्याग्रह करते हैं। लोहिया संभवतः गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में विश्वास करने वाले अग्रिम पंक्ति के नायक हैं कि उन्हें भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। वो जहां हैं वहीं पर वो सत्याग्रह करने के लिए तत्पर हैं। कि अमेरिका में अगर किसी दुकान में अगर धोती कुर्ता पहन के प्रवेश नहीं करने दिया जाता है तो लोहिया वहीं पर सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। और इस तरह के तमाम प्रकरण हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि उपवास में लोहिया का कोई विश्वास नहीं है। गांधी जी जिस तरह से उपवास करते हैं और पूरे देश को उस उपवास के सहारे हिला देते हैं, लोहिया का इसमें कोई विश्वास नहीं है। लोहिया की एक आंख में करुणा है तो दूसरी आंख में सात्विक क्रोध है, और यही लोहिया की व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हम सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण से जब आपातकाल के समय में पूछा गया था कि आपकी संपूर्ण क्रांति क्या है, तो जेपी ने यही कहा था कि लोहिया की जो सप्त क्रांति है वही मेरी संपूर्ण क्रांति है। कमोवेश वही बात थी। ये अलग बात है कि उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसमें लोकतंत्र खतरे में था, उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत है गुजरात के छात्रावासों में बहुत खराब खाना मिलने के कारण वहां से वो शुरू होता है। उसकी अपनी एक ऐतिहासिक गाथा है, गुजरात से लेकर और बिहार तक। लेकिन ये जो 3 दशक हैं, 1960, 1970 और 1980 का, ये 3 दशक भारत में ताप के काल है। मैं नहीं कह सकता कि महात्मा गांधी होते जैसा कि वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते थे। अगर वो जीवित रहते तो इन परिस्थितियों में जिस समय लोहिया और जेपी अपने अपने ढंग से देश में तमाम तरह की गैर बराबरी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी क्या करते? नागार्जुन की एक कविता है, तीनों बंदर बापू के। तो उसमें उन्होंने सर्वोदयों की भी खूब बखिया उधेड़ी है,
और बड़ी लंबी कविता है। टूर हवाई लगा रहे हैं तीनों बंदर बापू के। तो तीनों बंदर कौन है? लोहिया जिनको 3 तरह के गांधीवादी कह रहे हैं, उनमें से 2 बंदर तो वही हैं, मठी गांधीवादी, सरकारी गांधीवादी, और लोहिया खुद को कुजात गांधीवादी कहते हैं। कि जो लोग सरकार में हैं वो लोग अपने आप को गांधीवादी मान रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं जिसका नेतृत्व तो गांधी ने किया है, और जो तमाम पीठों पर विराजमान है वो मठी गांधीवादी हैं, और लोहिया कुजात गांधीवादी हैं क्योंकि उनको गांधीवादी मानने से सब इनकार करते हैं। वो सत्ता में नहीं है, किसी मठ पर नहीं है। उस स्थिति में लोहिया न केवल देश में तमाम तरह के गैर बराबरी को दूर करने की बात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कर्नाटक में जमींदारी उन्मूलन के लिए खेतों में हल चला रहे हैं। फिर देश में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वो उस तरह से आंदोलन कर रहे हैं जिसमें द्वेष नहीं है। 1956 में अंबेडकर के निधन से पहले लोहिया अंबेडकर से मिलने के लिए जाते हैं, और संभवतः उस समय एक रणनीति भी बनती है कि किस तरह से संयुक्त रूप से एक दल बनाकर न केवल एक समाज को बेहतर करने का आंदोलन चलाया जाए बल्कि देश की राजनीति को बदला जाए। और लोहिया ने कहा है कि अंबेडकर को मैं महात्मा गांधी के बाद देश का सबसे बड़ा नायक मानता हूं, लेकिन अगर वो सिर्फ वंचित और दलितों के साथ साथ देश के हर शोषित पीड़ित मनुष्य की आवाज बने, ऐसी इच्छा मैं करता हूं। तो लोहिया ने जो जातिवाद की समाप्ति के लिए जो आंदोलन चलाए उसमें कहीं कोई द्वेष भाव नहीं है। बिहार से लेके और तमाम हिंदी भाषी प्रांतों में उनके नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन समांतर रूप से चल रहे हैं। हैदराबाद से 1956 से वो मैनकाइंड निकाल रहे हैं, और वो मैनकाइंड और उसके बाद हिंदी में निकली जन उनकी विचारधारा के, उनके विचारों के प्रतिनिधि संकलन है। और वो केवल भारत में ही नहीं बट रहे हैं बल्कि दुनिया भर में जा रहे हैं। दुनिया भर के तमाम समाजवादी मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग उनको न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक चेतना पैदा कर रहे हैं समाजवादी वातावरण के निर्माण की। तो लोहिया कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। मात्र 56 साल का उनको जो जीवन मिला, उस जीवन में उन्होंने आजादी से पहले जितनी बार वो जेलों की यातनाएं उन्होंने सही, उससे ज्यादा संख्या में वो आजाद भारत में जेल में रहे। चाहे वो नेपाल में राणाशाही के विरोध की बात हो या फिर और कोई आंदोलन की बात हो। आजाद भारत के या भारतीय इतिहास में, पिछली शताब्दी के भारतीय इतिहास में ऐसे नायक शायद ही कोई दूसरे हों जो देश की आजादी के लिए जेल की यातनाएं सह रहे हैं। लाहौर जेल से लौटकर गोवा जा रहे हैं थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए, और वहां गोवा मुक्ति का आंदोलन वो शुरू करते हैं। और गोवा की मुक्ति की जो संघर्ष गाथा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
हर उस जगह पर हैं जहां पे अन्याय का प्रतिकार करने की जरूरत है, चाहे वो अन्याय राजनीतिक किस्म का हो, चाहे वो सामाजिक किस्म का हो, और चाहे वो वैश्विक स्तर का कोई मसला हो। तो बहुत कम समय में अगर मैं अपनी इस बात को रखना चाहूं तो खास तौर पे लोहिया पर केंद्रित करते हुए, तो मैं ये मानता हूं कि लोहिया भारत के उन नायकों में से थे जिनकी यात्रा केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में वो सबसे बड़े नायक के रूप में हमको दिखाई देते हैं। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं रणधीर गौतम जी को और अन्य विद्वानों को सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जयंत जी। अपने बिल्कुल बहुत कम समय में लेकिन बहुत ही गंभीर संदर्भों के साथ चर्चा में भागीदारी किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं और दिनेश जी भी हैं जो जाने माने तो साइंटिस्ट हैं, ग्वालियर से हैं। तो आ, हम बात करने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलनों। सबसे पहले ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की समाजशास्त्रीय व्याख्या नहीं है। मतलब जिस तरह का आंदोलन था, मात्र 1.25 साल का वो आंदोलन था, और आज भारत के तमाम आंदोलन जहां भी सरकार के खिलाफ या सरकार के विरोध में या किसी भी मांग को लेकर आंदोलन होता है तो स्वतः लोग जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नारों के साथ लोगों को संबोधन करते हैं, लोगों की उत्साह को बढ़ाते हैं। तो सिर्फ ये ऐसी क्या शक्ति थी इस लगभग 1.5 साल के आंदोलन की, उसको हमें समझने और उसमें अपनी समझ को विकसित करनी होगी कि आखिर क्या उस आंदोलन में नया था। तो सबसे पहले चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले हम जयप्रकाश नारायण जी के बायोग्राफी और हिस्ट्री के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग समझे। जयप्रकाश नारायण जी हमेशा प्रयोग धर्मी रहे, एनार्किस्ट रहे। प्रयोग धर्मी और एनार्किस्ट कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो एनार्किस्ट और प्रयोग धर्मी होता है वो हमेशा नए विचारधाराओं के साथ नए एक्सपेरिमेंट करता है। मैं कई बार कहता हूं कि इफ गांधी एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जयप्रकाश नारायण एक्सपेरिमेंट्स विथ आइडियोलॉजीज। He began as a pure Gandhian, converted into a Marxist, became a democratic socialist, then Sarvodin activist, and then converted into pure Gandhian. तो ये जो ट्रेजेक्टरीज है उनके बायोग्राफी की, उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है। इतने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजीज की व्याख्या, उसकी समझ और उसका एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल है सोशलिज्म, जिस तरह से उन्होंने सोशलिज्म को डिफाइन किया। जयप्रकाश नारायण जी के 3 इंटरप्रिटेशन है सोशलिज्म की। एक उन्होंने कहा फेक सोशलिज्म,
जिसको कम्युनिज्म, उनके लिए ये फेक सोशलिज्म क्यों है? तो ये कहते हैं क्योंकि ये जो कम्युनिज्म है ये it is established through a method of violence. That is why it is fake. लेनिन के बाद जो स्टालिन का रिजीम है, उस रिजीम से जयप्रकाश नारायण लेसन लेते हुए अपने डिफिनीशन ऑफ सोशलिज्म को चेंज किया। फिर दूसरा सोशलिज्म उन्होंने चूज किया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश्ड होता है, वो स्टेट पावर के थ्रू एस्टैब्लिश्ड होता है। एक समय के बाद जयप्रकाश नारायण स्टेट पावर, पार्टी पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन्ड होते हैं और फिर वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिमिटेशन को समझते हैं और फिर वो सर्वोदय के तलाश में, गांधी के तलाश में, स्पिरिचुअल सोशलिज्म जिसको मैं कहता हूं, यही संपूर्ण क्रांति की अपनी व्याख्या में वो कहते हैं समाज और व्यक्ति का संपूर्ण परिवर्तन। मतलब एटीट्यूड परिवर्तन, लोगों के नेचर में बदलाव थ्रू वॉलंटरी एफर्ट्स। हमको समझना होगा जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी को। जब जयप्रकाश नारायण मार्क्सिस्ट बन जाते हैं अमेरिका में जाके, और जब वो अमेरिका से वापस, अमेरिका में उनका प्रभाव, एमएन रॉय का प्रभाव हुआ, उनकी जो मास्टर की थीसिस है उसको हमने देखा है कल्चरल वेरिएबल्स के ऊपर है, और उस समय समाजशास्त्रीय व्याख्या, उस डिसर्टेशन में जिस तरह की समाजशास्त्रीय व्याख्या है सोशल चेंज की, वो व्याख्या असंभव है। हमने उस तरह की व्याख्या, समाजशास्त्रीय व्याख्या किसी और अपने नेशन मूवमेंट के लीडर में नहीं पाया। जबकि हम जानते हैं अंबेडकर भी सोशियोलॉजी पर है, बहुत सारे समाज शास्त्री के पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिस तरह की व्याख्या जयप्रकाश नारायण में मिलती है वो हमको किसी और में नहीं मिलती है। एमएन रॉय का प्रभाव, और वहीं से पार्टीलेस डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। और जब वो इंडिया में आते हैं तो आपको पता है कि प्रभावती जी गांधी के साथ आश्रम में रहती है और काफी एंजाइटी भरा समय होता है, क्योंकि एक अमेरिका से पढ़ा हुआ मार्क्सिस्ट व्यक्ति प्रभावती के साथ, अपनी वाइफ के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और यहीं से एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। प्रभावती महात्मा गांधी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी की भी बहुत गहरी दोस्त थी। और आपको पता होगा प्रभावती जी के जब महात्मा गांधी जी की पत्नी का लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस प्रभावती के गोद में निकली, तो प्रभावती का काफी गहरा प्रभाव पड़ा जयप्रकाश नारायण के आइडियोलॉजी को बदलने में। दूसरा, ये तो एक पर्सनल कारण था। दूसरा, 1942 की आजादी को चलाने का काम सबको पता है सोशलिस्ट ने किया। आजाद दास्ता से लेके उषा मेहता का वो रेडियो, हम सबको पता है सोशलिस्ट लीगेसी के बारे में।
और उस सोशलिस्ट लेगेसी में 7 प्रमुख नाम लिए जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के साथ आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब, अच्युत पटवर्धन 1942 की विरासत को ये अपना मान चुके थे। वो कह रहे थे कि 1952 के चुनाव सोशलिस्ट को इतने कम सीट नहीं आ सकता है। दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। और 1952 में जो सोशलिस्ट लोगों की हार हुई, दैट वाज वन ऑफ द अनदर रीजन। आपको पता है कि 1952 में ये अभी रामानंदन मिश्र का एक संस्मरण मैं पढ़ रहा था, तो उसमें देखा 1952 में जयप्रकाश नारायण रो रहे थे। रामानंद मिश्र ने उनको कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, सोशलिस्ट एक्सपेक्टेशन, वो 1952 में पूरा नहीं। उसके बाद हमने देखा इंटरनल डिफरेंसेस। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद, कृपलानी जी के आने के बाद, लोहिया और जयप्रकाश नारायण की एक काइंड ऑफ कंसेप्चुअल दूरी बढ़ने लगी थी। बिकॉज लोहिया अपने को प्योरली प्रोफेटिक सोशलिस्ट मानते थे और उनको लगता था कि ये मार्क्सिस्ट लोग, उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, तो काफी चीजों को लेकर विवाद होने लगा। 1952 से 1956 में का दौर यही था। फिर 1900 जब इन सब चीजों से वो काफी परेशान थे, फिर उनको विनोबा आंदोलन, विनोबा जी का भूदान आंदोलन, जिसमें ट्रस्टीशिप, कैसे गांधी का जो ट्रस्टीशिप की संकल्पना थी, कैसे संकल्पना समाज के आंदोलन के साथ जुड़ा। गांधी के बाद विनोबा के राइटिंग्स को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर वो सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़े और बाद में पीस बिल्डिंग प्रोसेस में चंबल के बागी का सरेंडर, 498 से ज्यादा बागियों का उन्होंने सरेंडरिंग कराया और उन्होंने उस भारत के चित्त को पकड़ा जिसमें बुद्ध के पास उंगली माल सरेंडर करते हैं। और पीस बिल्डिंग का एक यूनिक, विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं मिला कि एक बार जो व्यक्ति हथियार छोड़ा, वापस हथियार कभी नहीं लिया। और हमने देखा सर्वोदय मूवमेंट, विनोबा जी के बाद जयप्रकाश नारायण ने उनको कैसे उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और उसके बाद तमाम तरह के पीस बिल्डिंग प्रोसेस, नागा के साथ आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में जिस तरह का सहयोग और साधना जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, उस तरह का सहयोग और साधना बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। मैं जयप्रकाश नारायण के एक नॉन पार्टी पॉलिटिकल क्वेस्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की व्याख्या करते हैं, उसमें मूलतः 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो उस समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन के कठोर आलोचक थे, और दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने जयप्रकाश नारायण आंदोलन को समझने की तो कोशिश की, लेकिन
जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन भी किया, उसमें पार्टिसिपेट भी हुए, लेकिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का मकसद क्या था वो उनको समझ में नहीं आया। इसीलिए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का अधरा और गलत व्याख्या लोगों के द्वारा किया जाता है। वही हाल जयप्रकाश नारायण का हुआ आंदोलन के बाद, जो हाल महात्मा गांधी का भारत के आजादी के बाद हुआ। दरअसल मैं इसको एक नॉन पार्टी फिलॉसफी मानता हूं कि व्यक्ति, आजकल जो सिद्धि बोली जाती है, वो सिद्धि सफलता कुर्सी में नहीं होता है, पावर में नहीं होता है, वो सफलता लोगों के बीच होता है। आप लोगों के बीच, जनता के बीच कितने बड़े नायक हैं। दूसरी बात कि हमको डायनेमिक्स भी समझना होगा। लोक और तंत्र के बीच में जो असमानता है, इसी असमानता को दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण सप्त क्रांति का नारा देते हैं। कहते हैं हमारे पास कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया भी है, लेकिन ये चारों लोकतंत्र के जो आयाम है, ये असली लोकतंत्र भारत के सामने नहीं लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तंत्र है, लोग नहीं है। पार्टी है, पार्टी का तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। राजनीति और लोकनीति का जो एक कंसेप्चुअलाइजेशन है, जो विनोबा के द्वारा दिया गया और बाद में इसको जयप्रकाश नारायण जी ने ज्यादा थ्योरेटिकल बनाया। कई सारे लोग बोलते हैं कि वो बहुत एनार्किस्ट थे, 5 साल इंतजार करना चाहिए जनता को। अगर जनता हर किसी सरकार को बदलना शुरू कर दे तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब है? दरअसल इसी संकल्पना को जयप्रकाश नारायण जी चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि लोक तंत्र में लोक की सोवरेनिटी होनी चाहिए, पीपुल्स सोवरेनिटी, पीपुल्स पॉलिटिक्स, पीपुल्स पावर। और ये जुड़ता है राम मनोहर लोहिया जी के आयाम से कि सड़कें वीरान हो जाएंगी तो पार्लियामेंटियन आवारा हो जाएंगे। और जनता का मतलब सिर्फ मतदाता नहीं कि वो 5 साल में एक बार चुनाव करने आएगा। वो रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से भी दूर, वो मतदाता को एज ए रियल सॉवरेन मानते हैं स्टेट का। और इसीलिए जो विदरिंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टेट है, जो एक समय कम्युनिस्ट का भी एक बहुत बड़ा संकल्पना रहा, वो उसको उन्होंने गांधी के विलेज रिपब्लिक में देखते हैं। विदरिंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा कि लोगों को हमेशा आंदोलन के साथ, आंदोलन तो एक कहते हैं कि समाज अगर आंदोलित नहीं है, आंदोलन नहीं है समाज में, तो एक औरत है जो एक बांझ हो चुकी है। आंदोलन नए चीजों का निर्माण करता है, नए चीजों का सृजन करता है। इसीलिए वो जो नव निर्माण की अवधारणा है, वो उसकी संकल्पना यही है कि आंदोलन के साथ समाज का विकास। और उस आंदोलन में अनुशासनहीनता नहीं है। आपने अगर देखा होगा, समय नहीं है डिटेल में बात करने का, उस आंदोलन में सीपीएम के लोग आए,
आरएसएस के लोग आए, संघ के लोग आए, लेकिन जब सारे लोग आ रहे थे तो वो अपनी लाल झंडा लेके और केसरिया झंडा लेके नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ काला झंडा लेके आ रहे थे। और ये एक अनुशासन था उस मूवमेंट का। और इसीलिए ज्योतिबा बसु आए, काला झंडा के साथ बैठे। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा हमने आपको आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन जनता की लड़ाई है, आप आइए, आप बैठिए, हम आपको निमंत्रण नहीं दिए हैं, बावजूद इसके जनता की लड़ाई आप लड़िए। भविष्य में आपका हमने देखा कि 30 साल तक सत्ता रही। कई सारे लोग आजकल जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को मानते हैं कि आरएसएस का इमर्ज हुआ। देवराज साहब आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने पत्र लिखा है और ये पत्र अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों को अंदर कर रहे हैं, हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आप जो काम कर रही हैं कंस्ट्रक्ट उसी प्रोग्राम को हम लोग, ये लिखा हुआ पत्र है। कहने का मतलब कि और चुनाव के बाद उनको मात्र 2 सीट आए। ये तो कमंडल की राजनीति बाद में हुई। तो ये लोग जो तर्क देते हैं कि उसमें आरएसएस के लोग थे और उसमें ये एक आरएसएस का आंदोलन था, मुझे ये लगता है कि इसको हमें फिर से सोचने और समझने की जरूरत है। और उस आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ राजनीति पर, लोगों के सामाजिक आंदोलन पर, और हर आंदोलन की जो कमी रहती है उसको भी हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन जब हम जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को कई सारे आयाम से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कई सारे ट्रेजेक्टरीज दिखाई देते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सोशल रेवोल्यूशन में तब्दील होता है, फिर इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। टोटल अपने आप में एक शब्द जो है टोटल रेवोल्यूशन, कई सारे लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। वो संपूर्ण नहीं है, वो एक समग्र, इट इज ए काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट। हमारे आंदोलनों के साथ एक प्रॉब्लम रही है कि ये सामाजिक नहीं हो पाता है। कल्चरल रेवोल्यूशन का जो आइडिया है वो भले ही माओ से तुम से आइडिया हो, लेकिन उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ओरिएंटेशन, जो चीज हम बाकी आंदोलनों में नहीं देखते हैं। और तमाम तरह के लीडरशिप, आज जिसको बैकवर्ड कास्ट लीडरशिप कहते हैं, ये सब एक मैनिफेस्ट फंक्शन होता है इसी मूवमेंट का, एक लेटेंट फंक्शन होता है। आज तमाम तरह के जो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के जो लीडरशिप है उसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से हुई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है, उनकी जो संकल्पनाएं हैं उसमें उस तरह की चर्चा नहीं हुई। रजनी कोठारी जी ने पॉलिटी जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा राज्य व्यवस्था की पुनः रचना की किताब है, उस पे एक उन्होंने टिप्पणी लिखा और कहे कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की बात ये कर रहे हैं, तो फिर से कहीं एक काइंड ऑफ फ्यूडल सोसाइटी है, तो फ्यूडल ना हो जाए। तो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में उस फ्यूडलिज्म का चैलेंज भी है। जाति तोड़ो आंदोलन से लेके महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड फोर्टिसाइड, इस तरह के इश्यूज को भी उन्होंने एक सामाजिक इश्यूज के तौर पे आंदोलन के साथ, आप अगर देखेंगे जितने भी लोग
जयप्रकाश नारायण जी के साथ जुड़े छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के तर्ज पे आज तक उनके एवरीडे लाइफ में वो पेट्रियार्की को चैलेंज करते हैं, कास्टिज्म को चैलेंज करते हैं, अपने को किसी खास जाति बिरादरी की से आइडेंटिफिकेशन एसर्शन करते समय, खासकर जो अपर कास्ट है डीकास्ट हो गए। तो ये सब प्रभाव उस सर्किल में आने के बाद पड़ा और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की जरूरत है। कई सारे लोग, कई सारे एनजीओज, आज भी बहुत तरह के संगठन के लोग हैं। आज भी हम देखते हैं, अगर जितने भी पर्यावरण आंदोलन को देखिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के आंदोलन को देखिए, या किसी भी तरह के आंदोलन, आप अन्ना आंदोलन में देख सकते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ, उसमें आपको उस लीडरशिप का प्रभाव या दखल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, एक आंदोलनकारी, एक परिवर्तन खोजी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ, और बहुत सारे लोग, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग गए भी, खासकर जो युवा थे उस आंदोलन में 3 तरह की पीढ़ी जुड़ी जेपी मूवमेंट में। एक तो वो जो 1942 के साथ जेबी के साथ जुड़े हुए थे, दूसरी वो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे, 50-55 के उम्र के, 35 से ऊपर की उम्र की, और तीसरी पीढ़ी जो है वो युवाओं की थी। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों को हमको समझना पड़ेगा कि वो कैसे युवाओं को जोड़े। स्टूडेंट मूवमेंट, उनका जो स्टूडेंट मूवमेंट था, इसको हमें समझने की जरूरत है। जितने भी स्टडीज है, चाहे वो डीकोलोनाइजेशन की स्टडी हो या सबल्टन मूवमेंट की स्टडी हो, दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जेपी मूवमेंट। डिसेंट की बात है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पाया जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के लोगों के अंदर, डिसेंट। और डिसेंट इज ए काइंड ऑफ डीप रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। और वो कैसे हुआ, उस मूवमेंट ने कैसे ट्रेनिंग दिया लोगों को डिसेंट होने में, इसको हमको समझना होगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कई आप देखेंगे, खासकर जो लोग पटना में रहे, कैसे विद्यार्थी वर्ग उस आंदोलन के साथ जुड़ा। बहुत सारे वर्ग फ्यूडल थे, फ्यूडल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन देश के नवनिर्माण के लिए वो कैसे, बहुत सारे लोग तो जीवनदानी हो गए। तो हमको उस मूवमेंट को कैसे, समाज को उसने एक न्यू काइंड ऑफ लीडरशिप दिया जो नॉन पार्टी ओरिएंटेशन का है, और उसका क्या लाभ समाज को मिला, इसको हमको समझने की जरूरत है। हमारे पास कुछ समय जरूर रहना चाहिए जिसमें हम सवाल जवाब भी करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण आंदोलन की मैं बात करना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति का ही वो आंदोलन है जो चंबल के बागियों के साथ और भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चैलेंज के रूप में एक समय देखने को मिला कि लोग बागी होते जा रहे हैं। और वो दौर था जब इंटरनेशनली भी हम देखें, एक काइंड ऑफ दबाव था हमारे ऊपर। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से विभाजन हो चुका था, और भी अलग बगल पूरी एक माहौल थी। तो उस माहौल में भी मूवमेंट करना, रिस्क के साथ मूवमेंट करना, उसका मकसद, हम जब तक उस रिस्क को नहीं समझेंगे कि जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट का जो रिस्क था, उस मूवमेंट का रिस्क और उस मूवमेंट से जो फल मिला, जिससे भारतीय स्टेट में बदलाव आया,
भारत के पॉलिसीज, भारत के सरकार, और फिर हमने देखा कि बाद में जो चीजें कम से कम पॉलिसी के स्तर पर ही डिस्कस होना शुरू हो गया। बावजूद इसके बहुत सारे अधूरे प्रयास आज भी लोग कर रहे हैं, जो लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हैं। पार्टी सिस्टम का बदलाव, भारत का पूरा पार्टी सिस्टम बिल्कुल ओलिगार्की के स्टेज में है, और जब पार्टी सिस्टम ही अनडेमोक्रेटिक है तो भारत में डेमोक्रेसी की संकल्पना बिल्कुल एक बड़ी चुनौती हो गई है। तमाम तरह के रिफॉर्म्स, राइट टू रिकॉल से लेके इलेक्टोरल रिफॉर्म, इस तमाम तरह के इनिशिएटिव जयप्रकाश नारायण जी का अभी भी हमारे सामने है। उस पॉलिटिकल विल जो लोग जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के साथ अपने को जोड़ के रखते हैं और आज भी कहते हैं हमारी वो विरासत है, वो भी इन सब इनिशिएटिव्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। ग्राम स्वराज की संकल्पना बिल्कुल एक अधूरी संकल्पना है। जयप्रकाश नारायण जी का डेवलपमेंट का भी जो आइडिया था, जिसमें कृषक वर्ग और विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट, ये दो इनिशिएटिव्स थे जिसको कि लोग इग्नोर कर दिए हैं। तो जब हम आज जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को समझते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उस आंदोलन की जो सीख है वो हम नहीं ले पाए, इस देश के नागरिक के रूप में भी, और इस देश के जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने भी उस लेसन्स को नहीं लिया। पार्टी, जनता पार्टी के बाद किस तरह से लोग आइडियोलॉजी लेस हो गए, कमिटमेंट नहीं रह गया है, समाज में एक काइंड ऑफ लेजिटिमेसी क्राइसिस है, इंटरेस्ट। अभी एक किताब आई नीरजा चौधरी की, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो सोशलिस्ट लिगेसी है, जो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विरासत हम मान सकते हैं, उन्होंने भी जब मौका मिला तो कैसे प्राइवेट इंटरेस्ट के वजह से कमिटमेंट सरकार गिराते हैं उस तरह के लोग। तो हमको सोचना पड़ेगा कि कमिटमेंट कहाँ गया। कमिटमेंट की जो चैलेंज है, चाहे वो मास पार्टी हो या कैडर बेस्ड पार्टी हो, कहीं ना कहीं वो एक प्रिजन, एक आयरन केस बन गया है, जिसमें भारत के पॉलिटिक्स और भारत का समाज फंसता जा रहा है। तब हमको एक नया तरह का समाजमुखी राजनीति की संकल्पना दिखाई देती है, जो जयप्रकाश नारायण के संघर्ष साधना में है, राम मनोहर लोहिया के संघर्ष और साधना में है। तो बहुत ही मैं अभी मतलब इन्हीं चैलेंज के साथ खत्म करना चाहता हूं। वो जो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा है वो क्यों आज प्रासंगिक है उस समय से भी ज्यादा। आज आपातकाल नहीं लग सकते हैं जो हमारा संविधान कहता है, बावजूद इसके आपातकाल का संकट पहले से ज्यादा है। हमको सोचना पड़ेगा कि उस तरह का लीडरशिप क्यों नहीं इमर्ज हो रहा है, समाजमुखी लीडरशिप जो जयप्रकाश नारायण में था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि आप सब साथी जो आज जुड़े हैं कुछ टिप्पणी, कुछ क्वेश्चन के साथ इंटरेक्शन करें। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी से। वो आज सबसे पहले CSDS फोरम में जुड़ी। जी रणधीर जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। और सबसे पहले जब जयंत जी ने बोलना शुरू किया लोहिया जी के ऊपर, तो वो तो वाकई में मतलब उनका अपना बहुत अध्ययन है उस क्षेत्र में। साथ में ये कि बहुत सारी नई जानकारियां भी हमको बराबर मिलती रही हैं और मिलती रहती हैं। साथ में आपका जो एक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट आज जो निकल के आया जयप्रकाश को लेकर, जयप्रकाश जी को लेकर,
वो मेरे लिए वाकई में बहुत नया अनुभव था। बहुत अच्छी चीजें आपने उसमें बताई, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की उसमें। साथ में जो हम बात कर रहे हैं अघोषित आपातकाल की, जो सबसे आखिरी में आपका जो एक लाइन थी, तो वाकई में हम जिन परिस्थितियों में आज हैं और देख समझ पा रहे हैं, उसमें अघोषित आपातकाल जैसी ही स्थितियां हैं, लेकिन कोई नेतृत्व क्यों निकल के नहीं आ रहा है, सवाल वैसा का वैसा ही बरकरार है। जयप्रकाश जी को देख लें या लोहिया जी को देख लें, उन्होंने अपने अपने जीवन में इतनी क्रांतियां की हैं, इतने आंदोलन किए हैं, और कहीं ना कहीं लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, बहुत मानते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या कमी रह जाती है, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बार बार कि क्या चीजें हैं जो पीछे खींच ले जाती हैं हम सबको। बाकी सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आज इस सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ी। बहुत आभार आपका। आप दोनों ने ही बहुत अच्छा वक्तव्य आज दिया, जयंत जी ने भी और आपने भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आलोक टंडन जी भी जुड़े हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो कुछ टिप्पणी या सवाल लोगों के सामने रखें। रणधीर जी, बहुत मैं इस समय कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहूँगा कि जयप्रकाश नारायण की जो वैचारिक यात्रा में कई पड़ाव आते हैं और उनकी आपने चर्चा भी की है, तो वो क्या कारण थे जिनकी वजह से वो सर्वोदय की विचारधारा को अपनाने के बाद पुनः राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं और एक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सुंदर वक्तव्य में ये एक छोटी सी गैप रह गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, क्योंकि उनकी वैचारिक यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उस समय जो विचारधाराएं थी उनका उन्होंने अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने राजनीति में पूरी तरीके से, आपने कहा ना, एक्सपेरिमेंट किया और फिर उनका एक के बाद एक मोहभंग होता है। तो मोहभंग उनका साम्यवाद से हुआ, मोहभंग उनका समाजवाद से हुआ, मोहभंग उनका जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से हुआ। तो क्या उनका सर्वोदय से भी किसी तरीके का मोहभंग हो गया था, जिसकी वजह से वो पुनः जो है वो एक डेमोक्रेटिक राजनीति की तरफ लौटते हैं? मेरे मन में ये एक सवाल है, मैं यही आपसे चाहता हूँ कि इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद। बहुत बहुत गहरा सवाल है ये। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ जवाब दूं। सेटिस्फैक्ट्री हो भी सकता है, नहीं भी। पहला तो ये है कि कोई एक वैल्यू जिसके प्रति जयप्रकाश नारायण हमेशा अपने आप को उस वैल्यू की प्राप्ति के लिए डेडिकेट किया, वो था फ्रीडम। जब मैं इसको कह रहा हूं, इसको गंभीरता से सोचना की जरूरत है। फ्रीडम और डिसेंट दो ऐसी वैल्यूज हैं जो जयप्रकाश नारायण की इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी करते समय मुझे महसूस हुआ कि वो जयप्रकाश नारायण के स्पिरिट को बिल्कुल जिसको कहते हैं कि डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकता है। विनोबा जी के साथ दो तरह की प्रॉब्लम हुई कि एक तो विनोबा जी और जयप्रकाश नारायण दोनों में समानता थी। समानता थी लोक शक्ति के निर्माण में। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि बदलाव अभी होना चाहिए। विनोबा जी स्वतः विचार की क्रांति की बात वो करते थे कि विचार लोगों का बदलेगा। धीरे 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 उसको उन्होंने एक अनुशासन पर्व जैसा कुछ संज्ञा दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण के अंदर विनोबा से ज्यादा डिसेंट। अगर हम फर्क करें
ये एक काइंड ऑफ वैल्यू का फर्क होगा। तो जयप्रकाश नारायण डिसेंट ओरिएंटेड थे और विनोबा जी डिसिप्लिन। क्योंकि विनोबा जी जो अंतरराष्ट्रीय कारण, जिस तरह से भारत में एक तरह से आंदोलन और बांग्लादेश का बिखराव होना, पाकिस्तान से टूट जाना, वॉर का समय था, इन सारी चीजों को विनोबा जी ने मौन व्रत किया और उससे बहुत तरह का जो है वो एक स्पेकुलेशन चलने लगी। उस समय जो तानाशाही के प्रति जो हमेशा से जयप्रकाश नारायण जी डिसेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के साथ अपने को, और इससे पहले हमने बहुत अपने शुरुआती व्याख्यान में 4 कारण गिनाए थे। एक तो प्रभावती का डेथ हो जाता है, दूसरा कि वो सोशलिस्ट लेगेसी रहती है। आपको याद होगा कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में एक काइंड ऑफ कंटेस्टेशन वाली बात चल रही थी इमरजेंसी के दौरान भी। और तो कहीं ना कहीं वो चीज फिर से जो है जयप्रकाश नारायण जी को खींच करके लेके आया। और एक जो बहुत बड़ी सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है चीजों को समझने का, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू, कि कैसे प्राइवेट ट्रबल्स लोगों के पब्लिक चॉइस को बनाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो पॉलिटिकल चॉइस होता है वो उसके प्राइवेट ट्रबल से मिलता जुलता है, बायोग्राफी और हिस्ट्री का जो संकल्पना है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से भी जयप्रकाश नारायण बहुत ज्यादा प्रभावती के जाने के बाद, मैं एक समाजशास्त्रीय व्याख्या करने के संदर्भ से सोच रहा हूँ, और दूसरा जो उनका फ्रीडम को लेके और डिसेंट के लेके हमेशा से क्वेस्ट रहा है, ये विनोबा जी के आंदोलनों, विनोबा जी के रहते हुए भी तो उनको वो चीज नहीं मिलता है। एक बार वो, चूंकि ये बात निकल के आई, चूंकि जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो ये बात मुझे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि जयप्रकाश नारायण ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स और विलेज का कंस्ट्रक्शन है, उससे वो उस व्यक्ति से बात करते हुए कहते हैं कि आखिर कितना समय लगेगा इसमें। मतलब एक तरह का सामाजिक क्रांति करने के लिए आप लोकल स्तर पर एक गांव को स्वावलंबन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत समय लगेगा समाज की क्रांति को, समाज के व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी खोज था कि हम अपनी व्यापकता को कैसे बढ़ाएं, और ये जो संपूर्ण क्रांति की संकल्पना इमरजेंसी के दौरान आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज जुड़ता है। वो अपने असर को व्यापक करना चाह रहे थे। आपको याद होगा ये तुरंत सस्पेंड करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ मिनिति प्रधान जी जुड़ी हुई है, चाहेंगे कि मिनिति प्रधान जी। विनोद कुमार सोत्री साहब भी जुड़े हुए हैं। चंदना आसानी जी राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो अगर साथी आपके पास अगर कोई टिप्पणी हो, केदारनाथ शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा केदारनाथ शर्मा जी से कि वो अपना टिप्पणी दें। साथियों के पास अगर कोई सवाल हो वो पूछ सकते हैं। जी पूछिए।
मेरी आवाज एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आ रही हो तो। जी आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे पास लोहिया जी जैसे और जयप्रकाश जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। लेकिन एक हमने देखा कि एक पॉलिटिकल फ्रेम कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया इतने अच्छे लोगों के होने के बावजूद भी। और जो हमारी इनकी लेगेसी थी वो एक तरह से डिमीन हो गई धीरे धीरे ग्रेजुअली। सो उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए या फिर ऐसे कौन से कारण रहे हैं कि जो हम उसको रीस्टेब्लिश नहीं कर पाए? जयंत जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जयंत जी समय ले रहे हैं। एक तो दूसरा कारण महत्वपूर्ण कारण लगता है कि जो जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि लोकतंत्र की जो समस्या है वो एक मूलतः नैतिक समस्या है, इट्स ए मोरल प्रॉब्लम। और जब तक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी, कई बार क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन होता है लेकिन समाज उसके लिए तैयार नहीं होता है उस परिवर्तन को ट्रांसफॉर्म करने में या ट्रांसमिट करने के लिए। कहने का मतलब लोगों के अंदर वो क्षमता नहीं होता है कि उस मूवमेंटम को, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि लोग बताते हैं कि अन्ना आंदोलन क्यों असफल हो गया, तो बोलते हैं कि वो आंदोलन तो हुआ लेकिन वो पका हुआ नहीं था आम। और अगर आम पकता नहीं है उससे पहले आप तोड़ के खाएंगे तो आम खट्टा ही होता है। तो इस तरह का जो एक नेचुरल टाइम लगता है मैचुरेशन प्रोसेस में आने के लिए, और उसके लिए लोगों को तैयार करना होगा। जयप्रकाश आंदोलन जी का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि वो लोग को तैयार कर रहे थे कि आप जब तक तैयार नहीं होंगे, कैसे तैयार होंगे? जैसे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि पॉलिटिकल समस्या है, मोरल प्रॉब्लम है। लोगों के नैतिकता इतनी गिर गई है राजनीति में कि वो समाज को लाभ के बजाय समाज को हानि पहुंचा रही है। तो उसके लिए लोग तैयार नहीं है। लोग इसीलिए वो लोक समिति के निर्माण की बात कर रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन बिल्डिंग का, नागरिकता बोध की जो भावना है लोगों के अंदर, उसको वो इनकलकेट कर रहे थे। और उनके लिए कहना था कि कोई भी वो 9 कारण बताते हैं जिसके बिना लोकतंत्र की लड़ाई या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज नॉट ए स्टेट, इट इज ए प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को, डेमोक्रेटाइजेशन को ले जाने के लिए उन्होंने 9 कारण बताए कि व्यक्ति के अंदर जब तक सच्चाई के लिए चिंता नहीं होगी, हिंसा के लिए विमुखता नहीं होगा, स्वतंत्र व्यक्ति अगर स्वतंत्रता प्रेमी नहीं हो, अगर उसको कहीं उत्पीड़न दिख रहा है या अत्याचार दिख रहा है तो उसका प्रतिरोध करने का साहस। आज लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर लिविंग इन ए एज ऑफ फियर। उनके अंदर डर। चौथा चीज उन्होंने बताया कि सहकार की भावना, अपने हित को बृहत्तर हित में समायोजन करने की तैयारी, दूसरों के प्रति आदर, दूसरों के प्रति सहिष्णुता, दायित्व ग्रहण करने की तैयारी, मनुष्य के बुनियादी एकता में विश्वास और मानव स्वभाव की शैक्षणिकता में आस्था। इन सब कारणों का न होने का मतलब ही है कि लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अगर समाज में नहीं है, कहने का मतलब आंदोलन नहीं है, संघर्ष नहीं है, डिसेंट नहीं है, तो फिर वो समाज निष्ठुर हो जाता है। और इसी की प्रेरणा जयप्रकाश नारायण अपनी, वो कहते हैं कि हम सब जो लोग समितियों
का मेंबर बनना चाहिए, नॉन पार्टी, इसीलिए वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस के निर्माण में लोगों का सहयोग नहीं। उन्होंने कई सारे संस्थाएं बनाई, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाया, PUCL जैसी संस्था बनाई, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण बनाया, कई सारे संगठन जो नॉन पार्टी ओरिएंटेशन के थे। आज उनका असफल होना ही देश में जिस तरह से अलोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ है, लोगों के अंदर एक काइंड ऑफ सांप्रदायिक शक्ति का असर कुछ होने लगा है। तो कहने का मतलब वो जो हमने सिटीजन बिल्डिंग का काम था जो नेहरू के बाद बिल्कुल खत्म हो गया समाज में, उसी को बढ़ाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी का समय, संघर्ष और साधना रहा। इसको हमको सोचने और समझने की जरूरत है। अब मैं आदरणीय जयंत तोमर जी से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम वक्तव्य के साथ आज की विचार गोष्ठी का समापन करें। आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी। जयंत सिंह तोमर जी का शायद नेटवर्क का इशू है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने जिस तरह से अपना समय, कीमती समय हम लोगों को दिया संवाद में जुड़ने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह GSDS फोरम के वीकली संवाद में आप जुड़ते रहें, सवाल करते रहें, टिप्पणियां करते रहें। हम सबको आपका जुड़ना हमेशा के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।